जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं कृष्णा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। दोस्तों, जहाँ तक मेरा आशा करती हूँ मेरा सवाल है कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप अपने हाथों से नोट्स बना करके और अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व क्या है? तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सकें। और दोस्तों, हम जो राष्ट्र हित में जो शिक्षा आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों, उसमें हमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि किसी से पेड कोर्स ले दे रहे हों या कुछ प्रोवाइड करवा रहे हों। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। जो भी हम करवा रहे हैं आपके हित की भावना से करवा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है? तो पर्सनैलिटी आपने पढ़ा होगा, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी अर्थ है शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना शब्द लैटिन भाषा के परसोना शब्द से लिया गया है। पर्सोना यानी पर्सनैलिटी, पर्सोना से मिलकर के क्या बना है? पर्सनैलिटी। तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से ये पर्सनैलिटी शब्द लिया गया है दोस्तों, लैटिन भाषा के। पर्सोना का अर्थ होता है, पर्सोना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो पर्सोना का अर्थ होता है नकली चेहरा या मुखौटा। क्या अर्थ होता है? मुखौटा। पर्सोना शब्द लैटिन भाषा में मुखौटा को कहते हैं या नकली चेहरे को। तो पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व क्या है? ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा कौन सा शब्द है? पर्सोना। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से ये पर्सनैलिटी शब्द बना है, जिसका अर्थ व्यक्तित्व होता है और इसको लैटिन भाषा में मुखौटा कहते हैं। अब आगे इसकी परिभाषा देखते हैं। ऑलपोर्ट के अनुसार, जो ऑलपोर्ट महोदय हैं, उन्होंने क्या परिभाषा दी है पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व की? व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। ये आपके ऑलपोर्ट महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। तो इसकी परिभाषा ऑलपोर्ट महोदय के अनुसार आपकी समझ में आ गई होगी कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। बोरिंग महोदय हैं, उन्होंने क्या दिया? बोरिंग के अनुसार वातावरण के साथ सामान्य में स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व कहलाता है। जब हम वातावरण के साथ में सामान्य में स्थायी समायोजन करते हैं, सामान्य और स्थायी समायोजन करते हैं, उसको हम दोस्तों व्यक्तित्व कहते हैं। तो बोरिंग महोदय ने अपनी परिभाषा को वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन को ही व्यक्तित्व कहा है। आगे मन के अनुसार, मन ने क्या कहा है? तो मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। मन के अनुसार क्या है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं एवं योग्यताओं, व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। किसका संगठन है? मन के अनुसार व्यक्तित्व क्या है कि व्यक्ति के व्यवहार, दृष्टिकोण, क्षमता, योग्यता, अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है दोस्तों। तो ऊपर जो परिभाषा दी गई है उनके आधार पर हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि वातावरण के साथ उस व्यक्ति के समायोजन का निर्धारण व्यक्तित्व है। कि वातावरण के साथ उस व्यक्ति का जो समायोजन होता है उसका निर्धारण ही क्या है? व्यक्तित्व है।
अगला है कि व्यक्तित्व मानसिक एवं शारीरिक गुणों का संगठन है। व्यक्तित्व क्या है? मानसिक 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 प्लस शारीरिक मानसिक प्लस शारीरिक गुणों का संगठन है। अब व्यक्तित्व मनुष्य के बाहरी और आंतरिक गुणों का सम्मिलित स्वरूप है। व्यक्तित्व क्या है? मनुष्य के बाहरी एवं आंतरिक गुणों का सम्मिलित स्वरूप है और व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। अब व्यक्तित्व का वर्गीकरण भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व का वर्गीकरण, अब भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार क्या है कि सतोगुणी व्यक्तित्व होता है। एक तो सतोगुणी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उच्च आदर, श्रेष्ठतम मूल्य, उत्तम स्वभाव एवं नैतिक मूल्यों से युक्त होता है। जो सतोगुणी व्यक्तित्व होता है दोस्तों, वो कैसा होता है? मनुष्य उच्च आदर्श वाला, श्रेष्ठ मूल्य, उत्तम स्वभाव और नैतिक मूल्यों से युक्त होता है। और रजोगुणी व्यक्तित्व कैसा होता है? रजोगुणी व्यक्तित्व इसको समझ लेते हैं। सतोगुण व तमोगुण के मध्य की स्थिति को रजोगुण की स्थिति कहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कैसा होता है कि ना तो अधिक मतलब तामसी वृत्ति और सात्विक वृत्ति के जो बीच की वृत्ति होती है दोस्तों, मतलब सात्विक प्लस तामसी वृत्ति, इनके जो बीच की वृत्ति होती है तो उसको हम रजोगुणी व्यक्तित्व कहते हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति सतोगुण तमोगुण के मध्य की स्थिति रजोगुण की होती है। रजोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण भी होते हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं। मतलब सतोगुणी बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है और तमोगुणी व्यक्ति है बहुत मतलब उसको निकृष्ट श्रेणी का माना गया है, उसको बहुत ही नीची श्रेणी का माना गया है। जो सतोगुणी होता है उच्च श्रेणी का होता है और जो तमोगुणी होता है वो निम्न श्रेणी का होता है और जो रजोगुणी व्यक्तित्व होता है वो बीच की श्रेणी का होता है दोस्तों, रजोगुणी। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ तो सात्विक गुण होते हैं और कुछ तामसिक प्रवृत्तियां भी इसमें पाई जाती हैं। तो सतोगुण व तमोगुण के मध्य की स्थिति रजोगुण की होती है। रजोगुणी व्यक्ति वाले व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण होते हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं। आशा करती हूँ कि मैं जो कहना चाह रही हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तीसरा है तमोगुणी व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्ति निम्न स्वभाव के होते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि ऐसे व्यक्ति निम्न श्रेणी के कहे जाते हैं। इनमें कामी, क्रोधी, आलसी तथा अमानवीय व्यवहार से परिपूर्ण होते हैं। कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, ये तो बात में इनको गुस्सा आता है, क्रोध करते हैं और कामी होते हैं, आलसी भी होते हैं। तो ये मानवीय व्यवहार इनमें बिल्कुल भी नहीं होता है, अमानवीय व्यवहार से परिपूर्ण होते हैं ये। तो सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, 3 प्रकार के व्यक्तित्व हो गए। आगे भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्ति को दूसरी 3 श्रेणियों में व्यक्त किया जा सकता है। कफज शरीर में कफ प्रधान व्यक्ति कवच व्यक्तित्व वाला होता है। शरीर में कफ प्रधान, कब नहीं है दोस्तों, ये कफ प्रधान व्यक्तित्व कवच व्यक्तित्व वाला होता है, इसको कफज कहते हैं। जिसके शरीर में कफ की प्रधानता होती है दोस्तों उसको कफज व्यक्तित्व कहते हैं। पित्तज क्या है? तो पित्तज व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के शरीर में की प्रधानता होती है, पित्त की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? पित्त की प्रधानता होती है। और वायज व्यक्ति में क्या? ऐसे व्यक्ति के शरीर में वायु की प्रधानता होती है। तो कफज व्यक्तित्व, पित्तज और वायज व्यक्तित्व। कफज व्यक्तित्व वाले में कफ की प्रधानता, पित्तज में पित्त की प्रधानता होती है दोस्तों और वायज में वायु की प्रधानता होती है। तो ये हमारे भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार है। भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्ति को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, कफज, पित्तज और वायज। कफज, पित्तज और वायज। तो तीनों ही प्रकार के व्यक्ति स्वभाव, चरित्र व व्यवहार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तीनों ही स्वभाव और चरित्र ये व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। अब पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार कितने विभाजन किया गया, कितने भागों में बांटा गया है इसको देखते हैं। सेल्डन के अनुसार, सेल्डन महोदय ने क्या कहा है? सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। जो सेल्डन महोदय ने उन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर दृष्टिकोण को 3 भागों में बांटा है दोस्तों। कैसे? गोलाकार व्यक्तित्व वाले, आयताकार व्यक्तित्व वाले और लंबाकार व्यक्तित्व वाले। एक तो गोल व्यक्ति होते हैं, गोल मटोल, उनको गोलाकार कहते हैं। और आयताकार, इनका शरीर गोल नहीं होता है, थोड़ा आयताकार होता है, इनको आयताकार वाले व्यक्तित्व कहते हैं। और लंबाकार, जो लंबे होते हैं, इनको लंबाकार कहते हैं दोस्तों, लंबाकार
कार। तो इनका कैसे कैसे होता है देख लेते हैं। इन्होंने सेल्डन महोदय के अनुसार है ये। सेल्डन महोदय ने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार। सेल्डन महोदय ने गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। अब देख लेते हैं कि स्प्रिंग महोदय ने कैसे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो स्प्रिंग ने व्यक्तित्व को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। तो इन्होंने समाजशास्त्रीय आधार पर बांटा है 6 भागों में। एक सैद्धांतिक, सबसे पहला है सैद्धांतिक। इस श्रेणी में कवि, लेखक, दार्शनिक आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति कवि हैं, लेखक हैं, दार्शनिक हैं, इसको इसमें मतलब सम्मिलित किया गया है। आर्थिक दृष्टिकोण वाले व्यक्तित्व कौन से हैं? आर्थिक दृष्टिकोण वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इस श्रेणी में व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति आदि को सम्मिलित किया गया है। अब सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? सामाजिक व्यक्तित्व वाले इस श्रेणी में सहानुभूति, सहिष्णुता, दया, समाज सेवा की भावना रखने वाले व्यक्ति आते हैं इसमें। और राजनीतिक व्यक्तित्व वाले इस श्रेणी में आने वाले व्यक्ति राजनीति, प्रशासन में ज़्यादा भाग लेते हैं। और सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व वाले इस श्रेणी में कलाकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, प्रकृति प्रेमी आदि आते हैं। अब धार्मिक व्यक्तित्व वाले कैसे होते हैं? इस श्रेणी में संत, पुजारी, भक्त आदि आते हैं। तो ये 6 प्रकार का जो मतलब विभाजन किया है, 6 प्रकार के व्यक्तित्व को बांटा है, वो हैं आपके स्प्रिंग महोदय। तो सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक, ये आपके स्प्रिंग महोदय ने वर्गीकरण किया है। अब थार्नडाइक के अनुसार क्या है? थार्नडाइक के अनुसार सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक। तो थार्नडाइक ने 3 भागों में विभाजित किया है, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। अब देख लेते हैं सूक्ष्म विचारक, सही है, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष और स्थूल विचारक 3 भागों में। और स्प्रिंग महोदय ने 6 भागों में विभाजित किया है। और सेल्डन महोदय ने भी 3 भागों में विभाजित किया है। और आपके थॉर्नडाइक ने 3 भागों में विभाजित किया है। और जुंग के अनुसार देख लेते हैं। जुंग महोदय ने भी 3 भागों में विभाजित किया है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किसके अनुसार है? ये जुंग के अनुसार। जुंग महोदय ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो अपने विचारों को अपने अंदर ही रखते हैं, अपने किसी से मतलब उनको प्रकट नहीं करते हैं या किसी से शेयर नहीं करते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो मतलब अपने विचारों को सभी को मतलब बताते हैं और विचारों को प्रकट करते हैं। और उभयमुखी व्यक्तित्व जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बीच की अवस्था वाले व्यक्ति होते हैं, उनको उभयमुखी व्यक्तित्व, दोनों ही गुण उनमें पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये हो गए। अब देखते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण क्या है? तो भावुक व्यक्ति वाले आधुनिक समय में भावुक व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति और विचारशील व्यक्ति 3 भागों में बांटा गया है। तो भावुक, कर्मशील, विचारशील। तो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब व्यक्तित्व को विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वे कौन कौन से हैं? तो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांटा गया है, जैविकीय वंशानुक्रम संबंधी कारक और सामाजिक व वातावरणीय कारक। जैविकीय वंशानुक्रम संबंधी कारक वो होते हैं जो हमारे वंशानुक्रम पर डिपेंड करते हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनके गुणों पर, उनके वंशानुक्रम संबंधी गुणों पर डिपेंड करते हैं। और सामाजिक वातावरणीय कारक वे होते हैं दोस्तों जो समाज से हम सीखते हैं और वातावरण से हम सीखते हैं। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जैविकीय वंशानुक्रम संबंधी कारक, तो शारीरिक बनावट है, ये हमारे वंशानुक्रम से ही हमको मिलती है। और ये स्वास्थ्य जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक है। और बौद्धिक योग्यता भी जैविक और वंशानुक्रम संबंधी कारक है, क्योंकि जैसे हमारे माता पिता, दादा दादी बुद्धिमान होंगे वैसे ही उनकी संतानें भी होंगी। और स्नायुमंडल भी मतलब क्या है कि वंशानुक्रम संबंधी कारक है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी वंशानुक्रम संबंधी कारक हैं। अब देख लेते हैं कि सामाजिक व वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं जो समाज और वातावरण से हमको प्राप्त होते हैं, सीखते हैं। तो परिवार है, ये समाज से ही प्राप्त होता है, समाज से जुड़ा होता है। मित्र मंडली, ये समाज वातावरणीय कारक है। और विद्यालय भी समाज वातावरणीय कारक है। पड़ोस भी समाज वातावरणीय कारक है। और भौतिक वातावरण भी समाज वातावरणीय कारक है। और सांस्कृतिक वातावरण भी समाज वातावरणीय कारक है दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।